नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायो गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज चलते हैं चैप्टर की ओर। और आज जो आपका चैप्टर यहाँ पे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा जीवों में जनन के बारे में। जी हाँ, ये चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे जीवों में जनन के बारे में। जीवों में जनन किस तरह से होता है या क्यों आवश्यक है, इसके बारे में। अच्छा, जब जीवों में जनन की बात करते हैं तो जीवों में जनन कहने का मतलब ये है कि जब जनन की बात करेंगे तो यानी अगली पीढ़ी बढ़ाने की, और अगली पीढ़ी तभी बढ़ेगी जब वो भी इंडिविजुअल या जो भी जीव सजीव हो वही जनन करेगा। भाई निर्जीवों में ऐसी प्रक्रिया तो होती नहीं है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या आपकी आती है कि जब जनन की बात करेंगे तो सजीवों में होने वाली, ध्यान दीजिएगा, सजीवों में होने वाली, आप इसको नोट भी करते जाइएगा ताकि आपको इसका लाभ मिलता रहे। प्रत्येक दिन ये कक्षा आपकी 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है, दूसरे जीव को उत्पन्न करता है। ये है आपके पास डेफिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि जब जीव अपने ही समान दूसरे जीव को उत्पन्न करेगा तो इसी को तो कहेंगे जनन। जी हाँ, जैसे अगर आपके पास आम का पेड़ है तो आम के पेड़ से आम का ही फल निकलेगा। उस आम के फल को आप इस्तेमाल करेंगे, उससे बीज जो बचेगा उस बीज को आप बोएंगे तो उस बीज से क्या बनेगा, आम का ही पौधा बनेगा। ठीक इसी तरीके से एक सजीव दूसरे सजीव को जन्म देगा। यह निर्भर करेगा कि कौन सा सजीव किस तरह के सजीव को जन्म दे रहा है। जैसे मानव के बच्चे को जन्म देगा। भाई मानव के बच्चा किसी आम के पेड़ पर लटका तो मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जनन की प्रक्रिया क्या है कि सजीवों में, अब ये ध्यान रखिएगा कि यह सजीवों में होता है, निर्जीवों में आप नहीं कह सकते कि जनन होता है एक्सेप्ट वन वायरस। अच्छा, वायरस पे टिप्पणी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कह दिया जाता है। अगर अब आपसे ये कहा जाए कि जनन की आवश्यकता क्यों है, एक टर्म आपसे याद पूछा जाता है कि आखिर क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता थी जनन की, या जनन से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आवश्यकता कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ध्यान रखिएगा कि इससे किसी भी जाति की निरंतरता बची रहती है या बनी रहती है। जाति विशेष की निरंतरता बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। अच्छा, जात विशेष की निरंतरता बने रहने का मतलब यह है कि जैसे अगर मानव जनन करना बंद कर दे तो मानव की संतानें आने वाले समय में खत्म हो जाएंगी। खत्म होने का मतलब नष्ट हो जाएंगी, यानी आगे आने वाले समय में नहीं मिलेंगी, तो उसकी निरंतरता नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्रत्येक जात के बारे में कह रहे हैं कि जात विशेष की क्या बनी रहेगी, निरंतरता। साथ ही साथ जब जनन की प्रक्रिया होगी तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जब कोई जीव जनन करेगा तो ये अपने ही समान जीव को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? समान जीवों की उत्पत्ति होगी, जीवों की उत्पत्ति होगी। अब समान जीवों की उत्पत्ति होगी का मतलब, तो समान जीवों की उत्पत्ति होने का मतलब यह है कि आम के पेड़ से आम का ही पेड़ बनेगा। जी हाँ, आम के पेड़ से जो फल निकलेगा उससे आम का ही बनेगा। आदमी हमेशा मानव को ही जन्म देगा, किसी गाय भैंस भेड़ बकरी को नहीं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि जात विशेष अपना ये बनाए रखेगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि जब जनन की प्रक्रिया आती है तो इसमें आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। अच्छा, दूसरी पीढ़ी में जाने का मतलब यह है कि जो हमें लक्षण होगा में जाते, यानी जो हमें लक्षण होगा वही हमारी संतानों में जाएगा। जैसे हमारे महतारी बाप होंगे वैसे ही हम होंगे। बात समझ में? अगली बात अगर मैं करूं कि जनन की आखिर आवश्यकता क्यों है, तो ध्यान रखिएगा कि इससे जीव की उत्तरजीविता, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो जाति है, जो कोई स्पीसीज है, उसकी उत्तरजीविता बनी रहती है, यानी कि उसका अस्तित्व बना रहता है, समाप्त नहीं हो पाता। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है, जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। तो ये बातें उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गई होंगी। ये रहा 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट जो कि
आपके जनन के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगर हम ये बात करें कि जनन के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, तो आप जानते हैं कि जनन के 2 प्रकार हैं, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं मैं इसको यहाँ पे रख कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें बाद में पता चल सके। और जिसको भी ये चीजें नोट्स में चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आप अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप करिएगा, आपको ये चीजें आपके पास बिल्कुल मुफ्त में पहुंच जाएंगी, कोई भी शुल्क आपको देना नहीं है। आप कमेंट पे करके बताइए, अपना नंबर दीजिए, आपके पास ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी एज अ रिटन पीडीएफ। चलिए अगर हम बात करें जनन के प्रकार की, तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रकार की बात करेंगे तो मुख्य रूप से जो प्रकार आते हैं जनन के वो 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है अलैंगिक जनन, जी हाँ, एक होता है आपका अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो इसी में एक और हम ले लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कायिक जनन। ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरह का अलैंगिक जनन का ही भाग है, ये कायिक जनन। तो जो कायिक जनन होगा, कायिक जनन यानी, जी हाँ, कायिक का मतलब अगर किसी भी पौधे या जीव के शरीर से, उसके बाह्य संरचना से किसी नए जीव या पौधे का निर्माण हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका कायिक जनन। तो इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई? तो अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस तरह से होता है। तो चलिए हेडिंग बना लीजिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें से तमाम होंगे ऐसे विद्यार्थी जो कि ये जान रहे होंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का जब जनन होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी डिफिनेशन आपके पास लिख दे रहा हूं, इस प्रकार का यानी इस प्रकार के जनन में किसी विशेष, इस प्रकार के जनन में किसी विशेष प्रकार की कोशिकाओं के बिना ही, कोशिकाओं के बिना ही अगली पीढ़ी प्राप्त कर ली जाती है, अगली पीढ़ी प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ये यहां तक दिख रहा है, अगली पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। अच्छा, जब अलैंगिक जनन करेंगे यानी अलैंगिक जनन कोई भी जीव करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक सरल प्रकार का जनन होता है, सरल प्रकार का जनन होता है, सरल प्रकार का जनन होता है। दूसरी प्रक्रिया, अगर ये सरल प्रकार का है तो इसमें समय कम लगता है। समय कम लगने का मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी हो जाता है, समय कम लगता है। और समय कम लगने का मतलब, अगर अगली बात हम करें कि अलैंगिक जनन और किस तरह का होता है, तो साथ ही साथ जब समय कम लगेगा तो और क्या कंडीशन आ सकती है, हम इसे आसानी से करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आसानी से करा सकते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से इसे हम परफॉर्म करा सकते हैं या इसको आसानी से हम करा सकते हैं। बात समझ में आई इतनी? एक बात, दूसरी बात, जब अलैंगिक जनन करेंगे तो इसमें जो जाति आगे वाली आएगी, जो भी जाति आएगी उसकी वास्तविकता बनी रहेगी। वास्तविकता बनी रहने का मतलब ये है कि जैसे उसके पूर्वज में लक्षण थे सेम वैसे ही उसके जनक पीढ़ी में जाएंगे। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा क्या कि जनक के समान ही, जनकों के समान ही संतति होगी, जनकों के समान क्या होगी, संतति होगी। और इस तरह से अगर एक बात मैं और कहूं कि अलैंगिक जनन करने वाले जो जीव होंगे उसी में एक टाइप हम दे रहे हैं क्लोन। जी हां, अगर क्लोन की बात करेंगे तो क्लोन भी ऐसे हैं कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनेंगे। भाई क्लोन में वही लक्षण होते हैं जो कि उनके जनक में हो। क्लोन का मतलब यह है कि जैसे हुबहू आपकी आकृति बना दी जाए, यानी मुझे अगर दोबारा तैयार करना हो तो मेरा क्लोन बना दिया जाए, उस क्लोन में मेरे जैसे ही लक्षण रहेंगे। और पहला क्लोन मैं बता दूं आपको बनाया गया था भेड़ का,
पहला क्लोन तैयार किया गया था भेड़ का। जी हाँ, इसी तरीके से भैंस पे भी किया गया, मुर्गी को बनाया गया सबसे ज्यादा अंडे देने वाली। तो ये प्रजातियां जो हैं, साथ ही साथ मानव पे ध्यान रखिएगा कि मानव का क्लोन नहीं तैयार किया जा सकता, और नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम का बना ले देते, पंचानन माहेश्वरी का बना देते, तो अभी तक वो जिंदा रहते। ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे प्रकृति को नुकसान है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ है, और ये हमारा संविधान इसके खिलाफ है, यानी ये नहीं करने देगा। अच्छा, तो ये लैंगिक जनन के बारे में हो गया। अगर लैंगिक जनन के लक्षणों को हम देखें, ध्यान रखिएगा, अगर हम लैंगिक जनन के लक्षणों को देखें तो अलैंगिक जनन के लक्षणों को देखें तो उसमें क्या होगा। ये घटनाएं हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर हम लक्षण देखें, किस तरह के लक्षण आते हैं, आपसे पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन क्या है और इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अलैंगिक जनन में समान जनक समान संतानों को जन्म देंगे, यानी कि जनक के समान संतान। ध्यान रखिएगा, जनक के समान क्या होगा, संतान, यानी जैसी संतान होगी जैसे ही जनक होंगे वैसे क्या होगी, संतान, या संतान जिस तरह का होगा हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसी तरह के उनके जनक होंगे, यानी उनमें भी वही लक्षण पाया जाता होगा। अगर हम आगे बात करें कि इस प्रकार का जो जनन होगा इसमें केवल कायिक कोशिकाएं ही प्रतिभाग करेंगी, केवल कायिक कोशिकाएं, अभी आगे देख लेंगे कायिक किसे कहते हैं। कायिक कोशिका प्रतिभाग करती है, यानी कायिक कोशिकाएं ही इसमें केवल प्रतिभाग करेंगी। कायिक समझा दे रहे हैं। कायिक का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे में ये क्षमता होती, मैं अलैंगिक जनन कर पाता, तो मेरा एक हाथ अगर निकल जाता तो इस मेरे एक हाथ की वजह से ही दूसरा मैं तैयार हो जाता। इसी तरीके से अगर पौधों की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान रखिएगा कि एक पौधा होता है जिसकी पत्तियों से अलग अलग तरह के, अभी आगे चर्चा करेंगे कायिक जनन के बारे में। तो एक पौधा होता है जिसका नाम है ब्रायोफिल्म, और ब्रायोफिल्म में उसकी पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यानी कि नया ब्रायोफिल्म बन जाता है। इसी तरीके से हम तने का इस्तेमाल कर सकते हैं कलम लगाने के लिए, दाब लगाने के लिए, गुटी बांधना, ये उसमें विधियां हैं। तो ये सभी चीजें हम इसमें प्राप्त करते हैं। फिर ध्यान रखिएगा आगे कि जब इस प्रकार का जनन होगा तो कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ये पॉइंट नोट करने वाली है। कोशिकाओं में कैसा विभाजन होगा भैया, समसूत्री, कोशिकाओं में समसूत्री। अच्छा, ये समसूत्री का मतलब क्या है, समसूत्री विभाजन होगा। अच्छा, कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का होने का मतलब यह है कि जैसे अगर एक कोशिका है और इसमें मैंने कहा कि 14 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो ये जब कोशिका बटेगी, यानी जब इसमें सेल साइकिल या कोशिका चक्र विभाजन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो इससे 2 सेल बनेंगे। जब 2 कोशिकाएं और बनेंगी तो उनमें कितने गुणसूत्र होंगे भैया, 14 होंगे। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे अर्ध सम का मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र के बारे में, यहीं अगर इसी जगह पर हम ये बात करें कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस तरह का होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब यह है कि जब जितना गुणसूत्र हो उनसे जो युग्मक बने उनका आधा हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि मानव की बात करें तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर इनको 2 भागों में, यानी कि 46 गुणसूत्र का मतलब मैं अपने आप को मान रहा हूं या आप अपने आप को मानिए, अगर आप में 46 गुणसूत्र है तो जब आपके अगली पीढ़ी को बनाने की बात आई, यानी शुक्राणु के निर्माण की बात आएगी, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 23, यही हो जाएगी, ये 23 और 23। तो इसका मतलब यह है कि पहले 46 था और उसका आधा हो गया, 46 का जस्ट आधा, तो आधा का मतलब अर्ध, यानी गुणसूत्र यानी सूत्र, तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब जो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए। लेकिन समसूत्री का मतलब जो है वही आगे बने। तो समसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, लगभग एक कोश की जीवों में, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी इस तरह की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आई। अगली बात ध्यान रखिएगा, जब अलैंगिक जनन होगा भैया तो उसमें निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्या ध्यान दीजिएगा, निषेचन आवश्यक नहीं होता। अच्छा, निषेचन आवश्यक नहीं होता, इसका मतलब क्या है, जैसे निषेचन का मतलब क्या है कि जब 2 अगुणित युग्मक एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक द्विगुणित संरचना बनाते हैं, जिसे आप क्या कह देते हैं, युग्मनज यानी जाइगोट। तो गैमीट के 2 हैप्लॉइड गैमीट के मिलने से एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, वो प्रक्रिया कहलाती है क्या, निषेचन की।
यानी फर्टिलाइजेशन की। लेकिन जब अलैंगिक जनन करेंगे तो यहां पर निषेचन की कोई बात ही नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल कैरेक्टर है नहीं, यानी मेल और फीमेल तो अलग है नहीं। एक ही इंडिविजुअल आवश्यकता पड़ने पर मेल और फीमेल दोनों की तरह कार्य करता है और ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण करता है। बात समझ में आई? आगे चले, ध्यान रखिएगा। और इससे मैं एक बात लिख दे रहा हूं कि क्लोन जो है वो तैयार होते हैं, यानी क्लोन संतति प्राप्त हो सकती है, प्राप्त होती है। यानी अगर आपके यहाँ आप गुलाब का कायिक जनन करा रहे हैं, गुलाब में अलैंगिक जनन होता है, तो जब अगर रेड कलर का गुलाब आप उसके कलम को कहीं लगा रहे हैं तो उससे आगे जो गुलाब होंगे वो कैसे होंगे? रेड कलर के ही होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के। अलैंगिक जनन कहिए या अगर इसी को हम कायिक जनन कहेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको ये चीजें बाद में लिखने को ना पड़े। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल आप वीडियो को सुनिए, आप केवल सुनते जाइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। जहां भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट को तुरंत बताया जाएगा। अब अगर हम अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात करें, यानी टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार, तो प्रकार कहने का मतलब यह है कि टाइप। अरे भाई ऐसा तो है नहीं, अभी तक जनन के प्रकार के बारे में देख रहे थे, तो जनन दो प्रकार का हो रहा था, एक अलैंगिक जनन, लैंगिक। अलैंगिक जनन के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद हम ये खत्म करने के बाद लैंगिक जनन को देखेंगे। तो अब अलैंगिक जनन में जो प्रकार है उसमें ध्यान रखिएगा कि पहला हम लेंगे सामान्य कोशिका विभाजन। पहला है सामान्य कोशिका विभाजन। नाम से ही लग रहा है कि सामान्य कोशिका विभाजन का मतलब यह है कि जो कोशिका होगी वो सामान्य तरीके से विभाजन की प्रक्रिया करेगी। अगर आपने कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा हो तो आप यह जानते हैं कि सब अलग अलग कोशिकाओं के विभाजन की एक प्रक्रिया होती है और विभाजन के लिए उनको परिपक्व होना जरूरी है। जब कोई कोशिका पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तब जाकर वो अपने आप को डबल बनाती है, यानी कि अपने आप को मैच्योर करती है। ये कह सकते हैं कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाती है, अगली पीढ़ी लाने के लिए उत्साहित होती है। लेकिन कब? जब वो परिपक्व हो और परिस्थितियां उसके अनुकूल हों, उसके अकॉर्डिंग हो, तब ऐसी कंडीशन बनेगी। तो यहां पे हम बात करेंगे सामान्य कोशिका विभाजन द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि अनुकूल परिस्थिति आने पर, भाई अनुकूल का मतलब इनके अनुसार फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियां आने पर कोशिका नई कोशिका को बनाती है, नई कोशिका को बनाती है। अब नई कोशिका को बनाने का मतलब यह है अनुकूल परिस्थितियां, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यह परिपक्वता की कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे सामान्य कोशिका विभाजन किनके द्वारा होता है, तो उदाहरण में याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोटिस्टा, याद रखिएगा ये प्रोटिस्टा एक किंगडम है। आप जानते हैं कि जगत प्रोटिस्टा, जब आर.एच. व्हिटेकर वर्गीकरण कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने प्रोटिस्टा संघ के बारे में बताया था। प्रोटिस्टा में आपके उदाहरण कौन कौन से आते हैं? तो डाइएटम्स आते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। ये आपने जो है देखा है, नहीं देखा है तो आगे आप देखेंगे। इन सभी टॉपिक्स को हम एकदम स्पष्ट तरीके से पूरा क्लियर करते चले जाएंगे, यहां ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर प्रोटिस्टा हो गया, फिर मोनेरा जगत के, मोनेरा में कौन कौन से उदाहरण आएंगे भैया? ये पूरे दोनों किंगडम यानी दोनों जगत के बारे में लिख दिया, प्रोटिस्टा जगत और मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में क्या क्या उदाहरण आपके आते हैं? जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ढेर सारे टाइप हैं, जितने बैक्टीरिया होंगे सब मोनेरा जगत में आएंगे। एक कोष के ये होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी पुराने समय वाले जो भी होंगे वो कैसे आएंगे? मोनेरा जगत में आएंगे। आपका जो है यूग्लिना वगैरह प्रोटिस्टा में आ जाएगा, तो ये मोनेरा जगत हो गया। तो सामान्य कोशिका विभाजन इनमें होता है और अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा परिपक्वता भी इनमें आती है। जब कोई जीव परिपक्व होगा और अनुकूल परिस्थितियां होंगी तभी वो अगली पीढ़ी को जन्म देगा सामान्य कोशिका विभाजन में। दूसरा नंबर का हम यहाँ पे चर्चा करेंगे विखंडन द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, विखंडन कई बार पूछा गया है। विखंडन यानी इसी को अंग्रेजी में आप बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं या द्विविभाजन भी कह सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें होता क्या है कि जो परिपक्व पादप या जीव, ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूं, या जीव, जब कोई परिपक्व पादप या जीव विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है,
तो उसे विखंडन कहा जाता है। तो उसे विखंडन कहा जाता है। तो उसे आप क्या कह देते हैं? विखंडन। अच्छा, विखंडन की प्रक्रिया के लिए क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं भैया, या और क्या क्या इसमें होता है बताएं। जब विखंडन की प्रक्रिया होगी तो विखंडन की प्रक्रिया हमेशा एक कोश की जीवों में होगी, और एक कोश की जीवों में होने का मतलब यह है कि आप ये कहेंगे कि सबसे पहले उस जीव का केंद्रक विभाजन, भाई जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले उसमें केंद्रक विभाजन होता है, उसके बाद उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। यानी कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर साइटोकाइनेसिस होगी। किसी भी जीव की कोशिका के विभाजन में केवल यही बातें फॉलो होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि विखंडन की प्रक्रिया में सबसे पहली बात अगर मैं करूं कि इसके अलावा और क्या होगा, तो सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन होगा। सर्वप्रथम केंद्रक विभाजन, सर्वप्रथम क्या होगा? इसमें केंद्रक का विभाजन होगा। अच्छा, जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो जो केंद्रक होगा इसके विभाजन के बाद अनेक, भाई अगर एक बार विभाजन हो रहा है तो ये दो बन जाएंगे। जैसे अगर ये कोई कोशिका है और इसमें कोई केंद्रक पाया जा रहा है तो पहले ये वाला विभाजित होगा, और जब ये विभाजित होगा तो उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इस तरह से धीरे धीरे ये कोशिकाएं बनती चली जाएंगी, एक केंद्रक इस तरह से, एक केंद्रक इस तरह से। बाद में ये पूरा का पूरा एकदम अलग हो जाएगा और दो नई कोशिकाएं इस तरह से बन जाएंगी। तो ये प्रक्रिया यहां पे आती है। साथ ही साथ अगर हम अगली बात करें तो इसमें जो केंद्रक होगा वो अनेक बार विभाजित होगा। केंद्रक अनेक बार विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव का निर्माण करता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये निर्माण करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन है जो विखंडन की प्रक्रिया करता है, और कई बार पूछा गया है, तो एक ही उदाहरण मेरे हिसाब से याद रखिएगा, जीवाणु। और फिलहाल और ढेर सारे उदाहरण मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, आप अगर इसको अपने पास रखेंगे और केवल सुनते ही जाएंगे तो काफी चीजें आपको सरल लगेंगी। यानी आपको ऐसा लगेगा आपने सुना है, केवल आपको रिवाइज करना है। आपकी चीजें दिमाग में है, आप कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप इसी प्लेटफॉर्म से जुड़े, आप इसके अलावा भी कहीं से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, जितना मन हो, जितना हो सके, जहां से कंटेंट मिले आप अपने आप को रखें। लेकिन इस तरह से आप सुनते भी रहें, केवल एक बार आपके सुनने से ही आपकी चीजें काफी आपके दिमाग में बैठी रहती। तो अगर हम उदाहरण की बात करेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए कि विखंडन द्वारा किसमें किसमें जनन होता है, तो सबसे पहला आप उदाहरण बताइएगा जीवाणु में। किसमें भैया? जीवाणु में। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में जो भी विभाजन होगा वो कैसे होगा? विखंडन द्वारा, और ये कई बार पूछा भी गया है। साथ ही साथ अगर दूसरा मैं उदाहरण दूं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो युगलिना होगा आपका, जी हाँ, युगलिना जो होगा ये भी कैसा जनन करेगा? विखंडन द्वारा। और युगलिना को वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। कारण, क्योंकि युगलिना में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, और जब सूर्य से आने वाला प्रकाश इस पर पड़ता है तो ये प्रकाश को अपने पास स्थिर रख लेता है और भोजन निर्माण की प्रक्रिया कर लेता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या सजीवों में जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें ये कहा जाता है कि स्वपोषी जीव वही होंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश के मिलने पर अपना भोजन खुद से निर्माण कर पाए। तो इस लहजे से ये कैसा हो गया? पौधों की तरह निस्वपोषी हो गया। लेकिन जब ये खाना बना लेता है तो इसमें जो पाचन की प्रक्रिया आती है, देखिए खाना बनाना अलग बात, लेकिन पाचन करना ये अलग बात। तो जब इसमें पाचन की प्रक्रिया आती है तो ये कैसी होती है? मानव की तरह या जीवों की या जंतुओं की तरह होती है। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? जंतुओं के समान लक्षण, यानी ये डुअल नेचर रखता है भैया, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे ध्यान रखिएगा कि आप में जो विखंडन की प्रक्रिया आती है ये अमीबा में आती है। जी हाँ, अमीबा के टाइप हैं, आगे हम पढ़ेंगे अमीबा। उसके बाद पैरामीशियम में भी, ये पैरामीशियम में भी इसी तरह का आता है, ये पैरामीशियम। तो ये आपके उदाहरण हो गए कौन से? विखंडन वाले जनन के। अब अगला तीसरे नंबर में एक आता है खंडन द्वारा। खंडन द्वारा एक जनन होता है, कैसा भैया? खंडन द्वारा। अब खंडन का मतलब है कि टूट जाना। जैसे ये जो विखंडन की प्रक्रिया होगी किसमें होगी? एक कोश की जीवों में। लेकिन जो ये विखंडन की प्रक्रिया एक कोश की जीवों में होगी, लेकिन खंडन की प्रक्रिया जो होगी वो किसमें होगी? बहुकोश की जीवों में। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं किसमें होगी भैया? बहुकोश की जीव में, बहुकोशिकी में।
ये बहुकोशिकीय जीवों में होगी। अच्छा, जब बहुकोशिकीय जीवों में होगी तो होगा क्या? बहुकोशिकीय जीव में जब कोई भी जीव पूरी तरीके से वृद्धि कर जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा और उसके वृद्धि की एक चरम सीमा होगी, उसके बाद वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, तो उस दौरान उसमें परिपक्वता आएगी, और जब उस दौरान उसमें परिपक्वता आएगी तो यही जो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव वही आगे क्या करेगा भैया? टूटकर एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, नए जीव का निर्माण। और जब ये नए जीव का निर्माण कर लेगा तो इसी तरीके से आपका खंडन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि खंडन की प्रक्रिया होती कैसी है या किसमें होती है, तो उदाहरण याद रखिएगा। मैं इधर जो है आपका बना दे रहा हूं उदाहरण, इसे रफ कर रहा हूं ताकि आपको साफ साफ एकदम दिखता रहे। अच्छा, अभी शुरुआत है और आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या आपका समय बच रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, आप जब ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो अंतर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जब ऑफलाइन कक्षाएं आप करने जाते हैं तो उनमें आपका समय किल होता है। आपको क्लास ऐसी लगती है कि आप वर्चुअल देख रहे हैं, लेकिन आपके समय की जो वहां पे बाधा आती है वो हो जाती है। यानी कि जो चीजें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे में पढ़ते हैं, वही चीजें आप कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन कोचिंग करके या क्लास करके आप केवल और केवल वो 1 घंटे का कंटेंट 3 से 4 दिन पढ़ते हैं, तब जाके पूरा होता है। चलिए खैर, मैं विखंडन के यहाँ पे उदाहरण आपको दे दे रहा हूं। उदाहरण ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, तो स्पाइरोगायरा। ध्यान रखिएगा, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के बाद याद रखिएगा अगला उदाहरण आपका हो जाएगा राइजोपस। अच्छा, ये कवक की श्रेणी में आ रहे हैं, राइजोपस। और अगला आपका राइजोपस के बाद ध्यान रखिएगा यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और राइजोपस। ये ऐसे उदाहरण हैं जो कि कई बार पूछे गए एग्जाम में, और इसमें पूछा गया खंडन। ध्यान रखिएगा, खंडन और विखंडन में अंतर से ध्यान से समझिएगा। विखंडन केवल एक कोशिकीय जीवों में होगा, यानी एक कोशिकीय जीव जब विभाजन की प्रक्रिया करेंगे तो वो विखंडन कहलाएगा। लेकिन जब वही सेम वैसा ही प्रोसीजर, वैसी ही प्रक्रिया फॉलो करेंगे बहुकोशिकीय जीव, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? खंडन। उसके लिए क्या करेंगे? उसको क्या ऐसे हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैसी प्रक्रिया कर रहे हैं? खंडन की प्रक्रिया कर रहे हैं। हिंदी भाषी छात्र हैं, बेहतर समझ रहे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। क्यों दोस्तों, सही बात है या नहीं? चलिए अगली बात, चौथे में अगर करें तो मुकुलन की बात करेंगे। भैया, ये मुकुलन क्या है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है? तो मुकुलन द्वारा ध्यान रखिएगा, जब कोई भी पौधा या जब कोई भी जीव पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि वो परिपक्व हो जाता है, पहले वो छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा और पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। और जब मैच्योर हो जाता है तब जाकर वो अपने शरीर के किसी अंग को हटाकर उसी तरह का, यानी अपने तरह का एक अगला जीव बना लेता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन की। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि बर्ड के समान संरचना बनती है। अब बर्ड के समान संरचना कहने का मतलब यह है, जैसे एक जीव देखिए बना रहा हूं, अगर मैं मान लूं कि ये इस तरह का, ये हाइड्रा जो है मान लीजिए, या कोई भी जो है स्पंज मान लीजिए, इनमें क्या होगा कि ये इस पार्ट से इसका एक आउटग्रोथ निकलेगा, ये इस तरह से। अब ये जो आउटग्रोथ निकला, ये होगा क्या कि जब ये पूरी तरीके, अब इसी को क्या कहेंगे आप? बर्ड। यहां से जो निकलेगा इसी को क्या कहेंगे? बर्ड, यानी कलिका या नए जीव को बनाने वाला जगह। तो ये जो कलिकाएं या बर्ड होंगी, यही आगे चलकर ये डिटैच हो जाएंगी, यानी कि इससे अलग हो जाएंगे मात्र पौधे से या मात्र जीव से, और यही धीरे धीरे अब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इसी के समान एक अलग जीव बन गया। तो ये प्रक्रिया कहलाती है किसकी? मुकुलन की, यानी कि बडिंग द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो। बात समझ में आई? फिर आगे ध्यान रखिएगा कि अनुकूल परिस्थिति में जो भाई अनुकूल परिस्थिति आने का मतलब है जब कंडीशन इनके अनुसार रहेगी, जब ये खुश रहेंगे तभी तो अगला जीव बनाएंगे। आप जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो चलिए, अनुकूल परिस्थिति में अपने ही समान जीव को जन्म देता है, अपने ही समान जीव का निर्माण, और इस तरह से मात्र पौधे से ये
पौधा या संतति जीव अलग हो जाएगा, कोशिकाएं अलग हो जाएंगी, इस तरह से दो। अब इनमें जब इसमें होगा तो इसमें भी ये प्रक्रिया होगी, यहां से आउटग्रोथ निकलेगा और ये यहां से अलग हो जाएगा और फिर एक नया जीव बन जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया कहलाती है मुकुलन की। ऐसा होता किसमें है, तो उदाहरण ध्यान रखिएगा, उदाहरण ध्यान रखिएगा भैया, कई बार पूछा गया, आप उदाहरण एकदम याद रखिएगा। हाइड्रा, हाइड्रा में देखिए हाइड्रिला अलग, हाइड्रिला एक तरह का प्लांट है, हाइड्रिला एक तरह का प्लांट है और ये हाइड्रा एक तरह का जीव है। तो हाइड्रा जीव में किस तरह का जनन होता है, मुकुलन द्वारा यानी बाइबडिक द्वारा। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा ईस्ट, ईस्ट जानते हैं ईस्ट, तो ईस्ट में भी इसी तरह का होगा। और ईस्ट का इस्तेमाल कहां किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इस बार परीक्षा का क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, उसमें पूछा गया था कि ईस्ट का इस्तेमाल कहां करते हैं, तो भैया ईस्ट का इस्तेमाल बेकरी इंडस्ट्रीज में करते हैं, यानी कि जहां पर ब्रेड बनाए जाते हैं, पनीर बनाए जाते हैं, जहां पर आपके कवक वाले सीरीज के जीव आते हैं, जो आपके यहाँ दूध वाले प्रोडक्ट जो बेचते हैं दुकानदार या जो भाई जी लोग आपके बेचते हैं, उनमें वो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ब्रेड वगैरह अच्छे से बना सके। बात इतनी समझ में आई। चलिए 5वें नंबर में बीजाणु द्वारा जन्म होगा, ये 5वें नंबर में बीजाणु द्वारा यानी स्पोर द्वारा। तो अब इसको यहीं पे रोकते हैं, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, स्पोर यानी बीजाणु द्वारा जन्म। नंबर 5 में बीजाणु द्वारा जन्म, ये ध्यान रखिएगा, बीजाणु द्वारा। तो बीजाणु यानी कि इसको कहेंगे स्पोर, ये स्पोर, बाई स्पोर। तो बाई स्पोर द्वारा जो रिप्रोडक्शन होगा असेक्सुअल वाला, वो कैसा होगा, किस तरह से होगा, इसके लिए हम कल मिलते हैं। तो मेहनत जो कि जी तोड़कर हर शौक से मुंह मोड़कर कर देंगे दम में फैसला, मेहनत करें मेहनत करें। अगर आप इस तरह का जुनून अपने मन में रखते हैं तो कहीं भी आप रहिए, किसी भी कोने में रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत करते रहिए लगातार, अपने काम में ईमानदारी रखिए, आप एक दिन जरूर दूसरों से अलग हो जाएंगे। और जब आप दूसरों से अलग होने लगे, आप में वो लक्षण आने लगे, तो आप समझ जाइएगा